वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये पाकिस्तान नहीं बरतानिया है। यहाँ जज, वज़ीर-ए-आज़म और आम आवाम जो हैं वो बराबर हैं, लिहाजा आपको हम वक्त नहीं दे सकते। बरतानवी अदालत के एक जज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऐसे क्यों कहा और ये केस क्या है 10 लाख पाउंड का। इसके अलावा आर्मी चीफ किसको बनाएं, हुकूमत में कशमकश और डेडलॉक जो है वो बरकरार है। नदीम अंजम को आर्मी चीफ बनाए जाने का फैसला हुआ और इसके ऊपर जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और इवन आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मुत्फिक हैं। नीचे वाले नामों को ऊपर कैसे लेके आना चाहते हैं, किसको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं और ख़ासकर फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको जबरी रिटायर्ड करने का भी इरादा कर लिया गया। आर्मी चीफ की तैनाती, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कौन जबरी रिटायर्ड होगा और बरतानवी अदालत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के केस के ऊपर आज तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आप इस बात से बाखबर होंगे कि कितना अरसा कबल जो था जब पाकिस्तान में सैलाब आया और आज से तकरीबन 2 साल कबल जो डेली मेल यहाँ का एक मारूफ मकबूल न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन भी और प्रिंट भी होता है, उसके एक रिपोर्टर ने ये खबर दी थी कि जो सीएम पंजाब हैं उस वक्त के, जब हमने सैलाब मुतासरीन के लिए जो पैसे भेजे थे उसमें खुर्द बुर्द की गई और बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान हुकूमत को इमदाद दी गई थी उसके अंदर से 10 लाख पाउंड यानी कि 1 मिलियन पाउंड जो थे वो शहबाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, उस वक्त के सीएम पंजाब ने उसमें करप्शन की खुर्द बुर्द की। ये इल्ज़ाम लगाया गया डेली मेल की तरफ से और यहाँ के इदारे कभी भी जो हैं वो बगैर सबूत के कोई बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये 10 लाख पाउंड जो थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो लंदन में दामाद हैं अली इमरान, उनके अकाउंट में बर्मिंघम पहुंचे। ये हम खबर का हवाला दे रहे हैं जो डेली मेल की रिपोर्टर ने लिखी थी और बर्मिंघम से फिर आगे बाकियों के अकाउंट में गए और इस तरह से इमदाद जो थी उसके पैसे में खुर्द बुर्द की गई। फिर जो फैसला था उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने नंबर गेम करने के लिए या उनसे मज़ीद पैसे लेने के लिए डिफेमेशन केस बनाया, यानी कि हर जाने का नोटिस दिया कि ये साबित करने के लिए कि हमने देखो इस डेली मेल की जो खबर थी वो गलत है और इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं चूँकि हम सच्चे हैं। तो जब ये अदालत में केस चला गया तो जो डिफेंडर होता है उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती डिफेमेशन के केसेस के अंदर, लेकिन जो केस करने वाला होता है उसके लिए मुश्किल होती है अक्सर। चूँकि मैं खुद भी इन केसेस से गुजरा हूँ और शायद मज़ीद भी गुजरना पड़े तो मैं बड़े अच्छे से समझता हूँ इन चीज़ों को। फिर ये हुआ कि अब चूँकि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं वो अदालत के अंदर तो साबित करना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को। उन्होंने तो खबर लगा दी थी, उसके ऊपर तो वो कायम है। अब इन्होंने ये साबित करना है कि ये गलत खबर कैसे है कि आपने 1 मिलियन पाउंड जो है उसकी खुर्द बुर्द करप्शन उसके अंदर नहीं की। तो जब ये बात हुई तो ज़ाहिर है इन्होंने उसको चैलेंज किया तो इनको सबूत देने पड़ेंगे और सबूत के लिए ये नहीं होता कि बंदा पाकिस्तान में बैठा रहे और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हो और यहाँ अदालत के अंदर जो है वो ना हाज़िर हो सके। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब अदालत ने बुलाया तो इन्होंने ये वकील के ज़रिए बात कहने की कोशिश की कि 3-4 महीने या कुछ अरसे के लिए इस केस को आगे ले जाएं, चूँकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे क्लाइंट वो बड़े मसरूफ़ हैं। तो इसके ऊपर अदालत ने रिमार्क्स दिए जज ने कि यहाँ ये जो है इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म कोई हो या आम बंदा हो, ये तमाम बराबर हैं और यहाँ पे किसी के लिए कोई छूट नहीं और ना ही हम किसी केस को आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो इनको आदत है पाकिस्तानी अदालतों की, ना सिर्फ जजों को फ़ोन करके जज इनसे पूछते थे कि बेनज़ीर भुट्टो को कितनी सज़ा देनी है, जस्टिस अब्दुल क़य्यूम जो मलिक थे, और फिर आप देखें कि ये तमाम बीमार हो जाते हैं। किसी को बैक की प्रॉब्लम होती है, किसी के प्लेटलेट्स कम होते हैं, किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी को कोई बीमारी लगती है और अदालतों के अंदर ईले बहाने करके ये कहीं की साल टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जज के बेटे ने जुर्म किया हो उसको भी सज़ा मिलेगी, आर्मी चीफ के बेटे ने कोई गलत किया हो उसको भी सज़ा मिलेगी, वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना हो उसको भी सज़ा मिलेगी और उसकी बेटी और बेटा क्यों ना हो उनको भी जज ट्रीट करेंगे उसी तरह से। हम जिस बरतानिया और अमेरिका को गालियां देते हैं और बुरा भला समझते हैं ना, इन लोगों की तरक्की का राज सिर्फ एक है कि ये इंसाफ करते हैं। भले बैरूनी दुनिया में दूसरों से इंसाफ नहीं करते, अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ करते हैं और इंसाफ करने ही की वजह से ये लोग तरक्की करते हैं। और नेकी करने के लिए, इंसाफ करने के लिए आपका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इंसाफ करना अल्लाह की सफ़ात में से एक सिफ़त है। तो इनको लगा था कि हम पाकिस्तान की तर्ज की तरह की चीज़ें कर लेंगे, लेकिन ये बला गल पड़ गई। ये जब गले पड़ी तो इनको अब ये
ढोल जो है वो बजाना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब को हर सूरत हाज़िर होना पड़ेगा, या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है उसमें पैसे देने पड़ते हैं। और जो इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने गलत खबर दी, ये शहबाज शरीफ साहब को और उनके वकील को साबित करना पड़ेगा कि डेली मेल के नुमाइंदे ने 10 लाख पाउंड वाली खबर गलत कैसे दी थी। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर किसी जज के बेटे को आज तक कभी कोई सज़ा हुई? बल्कि ये जब चीफ जस्टिस होते हैं, इनके बेटे जब ये मुल्क के सदर होते हैं, इनके बेटे जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करके पता नहीं किस किस तरह की स्मगलिंग कर गुजरते हैं। एक मिसाल है कि चीफ जस्टिस साबिक जो थे इफ्तिखार चौधरी, उनके बेटे के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे थे, तो वो कोर्ट में कि बाकी तो शाही खानदान की तरह जीते हैं और उनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनते। शाहरुख जोतई के केस की मिसाल ले लीजिए, जो अमीर है उसको कोई सज़ा और जज़ा नहीं होगी, लेकिन बरतानिया के अंदर मैं हूँ, वज़ीर-ए-आज़म हूँ, या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हूँ, या यहाँ का, सब के लिए जज के सामने वो जो हैं वो इक्वल हैं। और मैंने खुद देखा कि यहाँ की अदालतों में चले जाएं तो आपको जज ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप उसकी औलाद हैं, छोटा भाई है, उसका बेटा है या बेटी हैं। वो इतने पोलाइट तरीके से पेश आते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं बोलने का, सारी चीज़ें होती हैं और सबूतों की रोशनी में फिर सज़ा और जज़ा होती है, और ये गैर मुस्लिम ऐसे करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि जो दूसरी खबर है ये बड़ी अहम है। पहले तो आपको बताया था कि आसिम मुनीर का नाम फाइनल है और यही वो डिजर्व करते थे, मोस्ट तरीन सीनियर हैं और उन्हीं को आर्मी चीफ बनना चाहिए। और मैंने कई मरतबा कहा कि वो प्रोफेशनलिज्म भी है, भले एज ए DG ISI इमरान खान साहब ने उनको फारिग किया था, जो भी वजूहात बनी थी, लेकिन प्रोफेशनल लोगों से और जो उनके साथ मिल के काम नहीं करते, या हमारे सियासतदान कभी उनको आगे नहीं लेके आते, तो इसी चीज़ को वजह बना के ये मामला जो हैं वो कशमकश में पड़े, डेडलॉक उसके ऊपर ताहाल बरकरार है कि आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, इसका हाल उन्होंने ये निकाला, बड़ा उल्टा और है। पाकिस्तान में हमेशा से नून लीग ने ऐसे किया कि मेरिट वाले को चीफ नहीं बनाया, अपनी मर्जी का नीचे से बनाते रहे। जैसे मुशर्रफ साहब को लाए, उन्होंने उनका बेड़ागर किया। रहील शरीफ साहब भी मेरे ख्याल से इसी तरह से नीचे से ऊपर लाए गए थे। तो इन्होंने नदीम अंजुम साहब जो मौजूदा DG ISI हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर इत्फाक किया कि नदीम अंजुम साहब को हम आर्मी चीफ बना दें। अब जब नदीम अंजुम साहब को बनाएंगे तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? नीचे वाले जो नाम होंगे उन ऊपर वालों में से किसी को बना देंगे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो जितने भी नाम हैं वो रिपीट करने ज़रूरी नहीं है, और जो नीचे वालों में से होंगे, जिसमें नीचे वाले नामों में सैर शमशाद, नदीम अंजुम और ये लोग आते हैं, उन नामों में से नीचे से बंदे को ऊपर ला के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे। तो इस तरह से ये समझते हैं कि जो ऊपर वाले सीनियर थे उनमें से किसी एक को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं, और जो निचले नामों में से हमारी पसंद का चीफ बनना है उसको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि जब एक नाम काट के और बाकी एक नया नाम शामिल करेंगे किसी को अकोमोडेट करने के लिए, यानी कि जनरल नदीम जो हैं अगर ये ऐड होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तो पहले 5 जो मोस्ट सीनियर हैं उनमें से किसी एक को फारिग करना पड़ेगा। तो वो एक नाम क्या है? जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने सितम ढाया एज ए DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस बने थे। तो अब ये वक्त आ गया उनके पास, इनको मौका मिल गया कि हम उनसे बदला भी लें और उनको हम क्या करें कि जबरी रिटायर्ड कर दें। तो ये इख्तियार भी यकीनन होगा हुकूमत के पास, वज़ीर-ए-आज़म के पास। तो इसी वजह से ये फैसला किया जाएगा, चूँकि विद इन द डिपार्टमेंट भी इंटरेस्ट हैं और बाकी चीज़ें हैं। सबको पता है जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उनका नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की लिस्ट में शामिल है, भले वो दूसरे, तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पे आते हैं। तो उनको तो किसी सूरत नहीं बनाएंगे और उल्टा उनकी जगह किसी और बंदे को 5वें नंबर में ऐड करेंगे। इनको इसमें से निकालेंगे और कोशिश ये होगी कि इनको जबरी तौर के ऊपर रिटायर्ड करवा दिया जाए। तो इस सारे अमल को देखा जाए, अगर आसिम मुनीर साहब नहीं बनते, जो मोस्ट सीनियर हैं, वो क्या सोचेंगे ये अल्लाह ही जाने। फिर नीचे से ऊपर किसी बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, और जो पहले से ऊपर है उनको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर लगाएंगे तो ये भी इदारे के अंदर से एक ज्यादती है और इस तरह से होना नहीं चाहिए। ये वही बातें जो इमरान खान कहते थे कि जो भी करना है इदारा इसका तयन करे, इन लोगों से नहीं करवाएं और मेरिट के ऊपर करें। जब मेरिट की बात आती है तो इमरान खान कौन सा कहते हैं कि जो साबिक DG ISI हैं आसिम मुनीर, उनको ना बनाए, चूंकि वो पहले नंबर पे आते हैं। तो उनको अगर नहीं बनाया जाता तो फिर इसके ऊपर कौन नुक्ताचीनी करेगा, कौन बोलेगा? और ये बात तो आपको गुज़श्ता रोज़ बता दी कि जनरल बाजवा जो हैं ये बात तय हो चुकी कि उन्होंने हर सूरत रिटायर्ड होना है, और वो 28 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। उससे कबल बेशुमार चीज़ें हो जाएंगी, नाम फाइनल हो जाएंगे, और अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर जो इदारा है आर्मी वो क्या कहते हैं। और जो डिसीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और शहबाज शरीफ साहब ने यानी कि नून लीग ने मिल के किया है कि हम अपनी पसंद का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके आएँ, ये बातें बताना ज़रूरी नहीं है कि नदीम अंजुम साहब कैसे सिंध में कोर कमांडर रहे, किसके साथ उनके रिलेशन है। अब जब
अब DGIS आए हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन किसके साथ हुई, कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर हमेशा हुकूमतें जो हैं वो अपनी मर्जी का चीफ लाने की कोशिश करती रही, और इस सिलसिले में जो है मेरिट की धज्जियां बिखेरी गई पाक आर्मी के अंदर से, और ये इस तरह के फैसले करके। तो ऐसे तो होना नहीं चाहिए कि किसी नीचे से आदमी को ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें, जो ऊपर वाले हैं उनको आप जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, और फिर एक बंदे को माइनस करने की कोशिश करें, और बिल्कुल नया नाम ऐड करके उसको जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बल्कि आप उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की कोशिश करें। तो इससे तो इदारे के अंदर भी कुछ रिएक्शन होगा, और ख़ासकर ये तासर जाएगा कि इन्होंने फिर से मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा, और इमरान खान की जो बात है वो सच साबित होगी। अब देखना ये होगा कि इधर से लॉन्ग मार्च भी जाएगा, नया आर्मी चीफ भी तैनात हो जाएगा, जिस तरीके से वो तैनात करना चाहते हैं उसके उस मामले के ऊपर बाकी इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, आदमी डिसीजन कौन सा होना है। लेकिन हमने आपको बता दिया था कि आर्मी के अंदर से जो डिसीजन हो चुका हुआ है वो आसम मुनीर साहब का है, जो मेरिट के ऊपर है, जो डिज़र्व करते हैं। तो ये सारा गोरख धंधा बना दिया इन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातिर और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए। तो फिर कहते हैं जी कि इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, इनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हम मेरिट के ऊपर काम करते हैं। तो फिक्र एक ही है, एक इमरान खान ने तमाम लोगों को रफड़े में डाल दिया, और यही कोशिश हो रही है कि कोई ऐसा ना आए जो न्यूट्रल हो और फिर काम करे और अदारे का मोराल बुलंद करे और सियासत के अंदर मुदाखलत ना हो। बहरहाल अगले एपिसोड में मज़ीद भी अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ासकर जो साबिक मेजर हैं रोखड़ी साहब, उन्होंने जिस तरह के इंकशाफात किए, किस तरह से सुलेमान अहमद जो थे वो मिले भी, जो फैसल नसीर अहमद है उनके साथ, ये चीज़ें क्यों हुई, DGC को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, मेजर जनरल नसीर फैसल नसीर के ऊपर तनकीद हुई। अब ये देखना होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो किस करवट बैठेंगी, और आने वाले जो एक ये हफ्ता है ये बड़ा अहम है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और ख़ासकर जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, और किसको जबरी तौर पे रिटायर्ड किया जाएगा। ये काफ़ी चीज़ें तूल पकड़ेंगी, देखते हैं होता क्या है। ताहम अभी तक यही सारा किस्सा और कहानी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और नए एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।